नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीख रहे हैं आंकड़ों के प्रबंधन और उसके अंतर्गत जान रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है, मेजरमेंट है, उसको कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पिछली कक्षा में दो तरीके सीखे हैं, माध्य एवं माध्यक। अब हम सीखेंगे क्या इसके और कोई तरीके हैं या और तरीकों की आवश्यकता क्यों है। जब हम लोगों ने दो तरीका सीख लिया है केंद्रीय प्रवृत्ति मेजरमेंट करने का, उसका माप निकालने का, माध्य एवं माध्यक, तो आइए हम देखते हैं कि क्या उन दो से काम हो जाता है या और भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस स्थिति पर विचार करने के लिए हमने एक सिचुएशन लिया है, स्थिति लिया है। उदाहरण के तौर पर एक दुकानदार है, रेडीमेड कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ा बेचता है और उसके यहाँ जो कमीज की बिक्री है एक महीने में उसने रिकॉर्ड रखा है कि 90 सेंटीमीटर माप का जो कमीज है उसके दुकान में 8 कमीजें बिकी है। 95 सेंटीमीटर वाली जो कमीज है वैसी 22 कमीज बिकी है। ठीक उसी प्रकार 100 सेंटीमीटर माप की 32 कमीज एवं 105 सेंटीमीटर माप की 37 कमीज और 110 सेंटीमीटर माप की 6 कमीज उसके दुकान से बिकी है। आइए, वो अपना चाहता है कि हम स्टॉक मेंटेन करके रखें। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ढेर सारा ले आएं या फिर बहुत कम लाएं। मेंटेन करने का मतलब है इतना लाएं जितना की बिक्री हो जाए, फिर हर बार लाते रहें। अब स्टॉक मेंटेन करने के लिए वह प्रयोग कर रहा है माध्य का कि बीच का एक हम मान ढूंढ लेते हैं, वैल्यू ढूंढ लेते हैं। उतना सामान यदि रखेंगे तो हमारी बिक्री पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। तो जरा देखिए माध्य कैसे मिलता है। आपको तो पता है बेची गई कमीजों की जो संख्या है वो है क्रमशः 8, 22, 32, 37 और 6। अब दुकानदार इनका माध्य ज्ञात करता है। आइए हम लोग मिलकर ज्ञात करते हैं। कैसे हो जाएगा? 8 + 22 + 32 37 + 6 भाग कितना से पड़ेगा बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5 से। आइए हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 713 2 15 2 17 8 25 बकाया 2 3 2 5 3 8 2 10 बटा 5, यानी 21 कमीजों की जो संख्या थी उसका जब हमने माध्य निकाला तो गणित कह रहा है कि 21 कमीज। कहने का मतलब है कि यदि 21 कमीज रखा जाए मध्य में तो आपकी बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा। अब जरा आप समझिए इस स्थिति को। ये कह रहा है कि 21 कमीज, अब 90 सेंटीमीटर वाला यदि 21 कमीज ला के रखा जाए तो उसका तो स्टॉक बेकार पड़ा रहेगा। ठीक है। और अगर 105 सेंटीमीटर वाले 21 कमीज ही ला कर रखें, 100 सेंटीमीटर वाले 21 कमीज ही ला कर रखें तो उसकी बिक्री घट जाएगी। यानी माध्य सही स्टॉक मेंटेन करने में सहायता नहीं कर रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को जो माप ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका है माध्यक। आइए हम उस पर विचार करते हैं। क्या वह सही रास्ता, सही डिसीजन दे पाता है? माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आंकड़ों को सजा लेते हैं। चलिए सजा लेते हैं। हमारे पास आंकड़े हैं 8, 22, 32, 37 एवं 6। चलिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 6, 8, 22, 32 और 37 और आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात हमारा हो गया n बराबर 5। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये अब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ आंकड़ों की संख्या है 5 और 5 का मतलब होता है कैसी संख्या? विषम संख्या। और इस स्थिति में हमारा माध्यक कौन होता है? n + 1/2। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी हमारा माध्यक हो जाएगा n + 1/2। n का मतलब है 5, उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 में 2 से भागा 3 अर्थात तीसरा। तो आइए 1, 2, 3, माध्यक आपका कितना आ गया? 22। इन आंकड़ों का जब हम माध्य ज्ञात कर रहे थे तो आ रहा था 21
और जब माध्यक ज्ञात किया है हमने तो आया है 22। इसके कहने का अर्थ ये है कि 21 कमीज या फिर 22 कमीज। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये दोनों ही स्थिति रेडीमेड दुकानदार के लिए खतरनाक है। यदि वो रेडीमेड दुकानदार है और एक बीज का मान 22 सब में ला कर रखता है, तो आप देख सकते हैं कि उसके यहाँ कुछ का तो माल एकदम शॉर्टेज हो जाएगा और कुछ का रखा रह जाएगा। तो इस स्थिति में फिर एक अगला तरीका है ज्ञात करने का, केंद्रीय प्रवृत्ति का मेजरमेंट निकालने का। उस तरीका को हम लोग नाम देते हैं बहुलक। बहुलक अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों मोड। आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सिर्फ माध्य या माध्यक से ही संभव नहीं है। कुछ एक स्थितियों के लिए माध्य ठीक है, कुछ स्थितियों के लिए माध्यक ठीक है, एवं कुछ स्थितियों के लिए बहुलक का उपयोग हम लोग करते हैं। बहुलक में क्या होता है? बहुत आसान है। जो चीज़ें सबसे अधिक बार आई है, जो बार बार रिपीट आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है बार बार, तो सबसे अधिक संख्या वाला जो होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसकी संख्या 8, 22, 32, 37 और 6, और इसमें सबसे अधिक बार कौन बेचा गया? तो सबसे अधिक 37 बार 105 सेंटीमीटर का कमीज बेचा गया। सबसे अधिक बार जो बेचा जा रहा है, तो जो सबसे अधिक बार बेचा गया 37 बार, इसका जो सामने वैल्यू है, जो आंकड़ा है, वो आपका इसका बहुलक होगा। यानी कि इसमें हम लोग 37 को कहेंगे कि इन आंकड़ों का, बेची गई कमीजों की जो संख्या है उसका जो बहुलक है, सबसे अधिक जिसकी संख्या है उसे ही बहुलक कहेंगे। अर्थात यहाँ आपका बहुलक होगा कौन? 7, सॉरी, कमीजों की संख्या के लिए 37। यदि हम उसके माप की बात करें, मेजरमेंट की बात करें कि कौन सी कमीज आपका बहुलक में आ रहा है, तो वो है आपका 105 सेंटीमीटर। अर्थात 105 सेंटीमीटर वाला कमीज वो अधिकतम लाकर रखेगा, तब जाकर के उसकी बिक्री ठीक ठाक चलेगी। यहाँ जो कह रहा था 21, तो 21 देखिए कमीज की संख्या किस में आ रही है आपकी, या 22 किस में आ रही है? 95 सेंटीमीटर। और अगर वह 95 सेंटीमीटर का कमीज अधिक संख्या में लाकर रखेगा तो उसकी बिक्री फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए बहुलक की यदि हम बात करें तो उसका मतलब है जो सबसे अधिक बार आया है। तो यदि कमीजों की संख्या की हम बात करें, कमीजों की संख्या जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है, वो कौन है? 37। और वो किसके लिए है? 105 सेंटीमीटर के लिए है। तो हम कहेंगे कि कमीजों की संख्या यदि सिर्फ इन आंकड़ों को लें तो उसका बहुलक 37 हो जाएगा। और यदि इसे पूरे ओवरऑल देखें हम लोग तो 105 वह आंकड़ा है जिसका बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो आपका आंकड़ा जो 105 है वह आंकड़ों का केंद्रीय माप, केंद्रीय मेजरमेंट है, यह अर्थात बहुलक है। इसे थोड़े और विस्तार से हम समझते हैं। इस प्रकार हमने जाना है बच्चों कि बहुलक जो है वो क्या होता है? जो डाटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है उसे ही हम लोग उस प्रेक्षण का, उस आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। जैसे सपोज अपने पास कोई डाटा है 0 1 2 1 0 2 2 1 2 0 2, इस प्रकार का कोई डाटा लिखा हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि इस प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा। तो बहुत आसान है बहुलक ज्ञात करना, तो और भी आसान है। कैसे? आप क्या करेंगे
कि चलिए एक समान जो डाटा है उसे एक जगह रख ले। आप 0 देखिए 1 2 3 बार है, एक जगह एकत्र कर लेते हैं। एक भी आपका आया है 1 2 3 3 बार, सॉरी 1 1 और 1। एक आंकड़ा 2 है, 1 2 3 4 5 बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया। अब देखिए जब आपने आंकड़ों को सजा लिया उसके रिपीटेशन के हिसाब से, तो आपको वह आंकड़ा ढूंढना है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, बार बार दोहराया है। 0 देखिए 3 बार दोहराया गया है, 1 भी 3 बार दोहराया है, लेकिन 2 जो है 1 2 3 4 5 बार उसका दोहराव हुआ है। तो यहाँ जो डाटा 2 है आपका, यही प्रेक्षणों का बहुलक होगा। अर्थात इस प्रेक्षण के लिए, इस डाटा के लिए आपका बहुलक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। है ना काफ़ी आसान। माध्य ज्ञात करना होता तो इसको कैसे करते? तेजी से दोहराते चलिए, आंकड़ों को जोड़ देते और उसकी संख्या से भाग दे देते। माध्य कैसे ज्ञात करते? संख्या गिन करके और बीच वाला ढूंढ लेते। और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? जो सबसे अधिक बार आया है आंकड़ा, उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे आंकड़ों का आप आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो डाटा है, ये यदि बहुत सारा डाटा हो जाए तो फिर उस स्थिति में काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बहुत बड़े बड़े डाटा आ जाएं, उसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उसका सारणीयन कर लेते हैं, उसको एक टेबल के फॉर्म में ले आते हैं और सजा लेने के बाद काफ़ी आसानी से आपको बहुलक दिख जाएगा। जैसे आइए उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। बच्चों एक और उदाहरण हमने लिया है, आइए इससे बहुलक को समझते हैं। इस बार है आप ही के वर्ग में, क्लास 7 में एग्जाम लिया गया है मैथ का, गणित का 100 नंबर का। कुल 22 विद्यार्थी हैं आप, और आपका जब रिजल्ट निकला है तो आपके द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो डाटा यहाँ लिखा गया है। अब इनका बहुलक निकालना है कि कौन सा ऐसा अंक है, मार्क्स है, जो बहुत लड़कों को प्राप्त हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, तो उसे ही तो हम लोग बहुलक कहेंगे। अब इतने सारे आंकड़े हैं तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो मुख्य रूप से अंक हैं उन्हें हम लोग एक जगह लिख लेंगे। एक अंक को एक ही बार, हर बार नहीं लिखेंगे। एक सारणी बना लेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, प्राप्त अंक। चलिए एक टेबल बना लिया, बच्चों को कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप देखिए, प्रयास कीजिए कि सीरियली लिखा जाए, बड़े से छोटे से बड़े की ओर लिखा जाए। तो कहीं कहीं 10 नज़र आ रहा है, 10 से कम तो नहीं है बच्चों, तो प्राप्त अंक 1 हो गया 10, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइए 10 से बड़ा कौन है आपको? 20 नज़र आया है, 20 से तो कम नहीं है कोई नहीं है, तो अंक हो गया 20। फिर देखिए 20 से बड़ा कौन सा अंक है? यहाँ है आपका 36, 36, 36। और उसके बाद 36 से बड़ा कौन है? 40 नज़र पड़ा है कुछ जगह, 40। और कौन सा अंक है 40 से बड़ा? ढूंढिए। 50 नज़र पड़ रहा है, बिल्कुल। 40 के अलावा है आपका 50। फिर 50 से बड़ा कौन है? 56 नज़र आ रहा है कहीं कहीं, 56। इस प्रकार से थोड़ा मेहनत करना है आपको, और आपको भी आंकड़ों को सजाना सीखना है ये। और 56 के बाद देखें आप 60 है, बहुत बार 60 है, और है आपका एक 70। इस प्रकार से ये हमने वो अंक लिखे हैं जो बच्चों के द्वारा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार से एक टेबल बना करके, एक सारणी बना करके इसको हम लोगों ने रख लिया, ऐसे बना लिया। बना लेने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो अंक 10 है वो वह कितनी बार आया है, रिपीट कितनी बार हुआ है। तो एक बार तो यहाँ नज़र आ रहा है बच्चों, और देखिए नहीं है तो हम एक लाइन बना देते हैं। उसके बाद चलिए है 20, देखिए 20 कितनी जगह आया है बार बार? 1, और कहीं है 20 एक जगह है, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है 20,
तो 1 हो गया। फिर है आपका 36, ढूंढिए, 1 2 3, 3 बार आया है तो हम लोग इसके लिए 3 लाइन बना देते हैं। और 40 कितनी बार आया है बच्चों? चलिए ढूंढते हैं, 1 2 2 बार, तो 2 लाइन बना देंगे। 50 कितनी बार बार आया है? 1 2 2 2 2 2 2 3 4, तो हम लोग किए हैं 1 2 3 4। 56 आपका आया है 1 1 1 1 2 2 बार। 60 की यदि हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार। तो 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 और 1 6, इस प्रकार से हम लोग संकेत लगाते हैं। और 70 कितनी बार आया है? देखिए 1 2 3 3 बार। ये जो इस प्रकार हम लोगों ने चिन्ह लगाया है, हमें लगता है आप पहले से परिचित हैं। ऐसे चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टैली मार्क। ठीक कहा आपने, टैली मार्क। और ये जो टैली मार्क हैं, ये जितने हैं, जो संख्या है, ये क्या है कि ये कितनी बार आ रहा है। तो जो बार बार आ रहा है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता। इस प्रकार का एक टेबल बना के कंप्लीट हो गया। टेबल बनाने में जो मेहनत लगे आप, इसको बना लेने के बाद आपका उत्तर एकदम सामने रहेगा। 10 का बारंबारता कितनी है? 1 1 3 2 4 2 6 और 3। हमारा सही बना है कि नहीं, इसके लिए आप इसे जरा एक बार जोड़ कर देख लें कि 22 विद्यार्थी है या नहीं। 6 3 9 2 11 4 15 2 17 3 20 21 22, ठीक है बना हुआ। अब देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं बहुलक की, तो बहुलक किसे कह रहे हैं? हमने कहा जो बहुत बार आया है। और बारंबारता में आप देखिए कि सबसे अधिक बार रिपीटेशन, दोहराव किसका हुआ है? 6 बार हुआ है। किसका हुआ है उसके सामने जाइए, आपको आंकड़ा मिल गया 60। तो इन प्रेक्षणों का, इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 60। तुरंत उत्तर हो गया आपका, बहुलक बराबर 60। इस प्रकार यदि बड़े आंकड़े आ जाएं तो आप उनका सारणीयन करें, टेबल में डाल दें और वहां से आसानी से बहुलक ढूंढ लें। तो आशा है कि आप बहुलक ज्ञात करना सीख गए हैं। दोनों ही स्थितियों में, सरल आंकड़ा रहे, कुछ आंकड़ा रहे तो देख के पता लग जाएगा, और बड़ा आंकड़ा रहे तो थोड़ा सा सजा लेने के बाद उसका बहुलक ज्ञात कर लेना है। एक और स्थिति पर आइए चर्चा करते हैं। कभी कभी आप दुविधा की स्थिति में इस प्रकार फंस सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है अपने पास, लिखा गया है 3 4 3 2 3 1 2 0 2, इस प्रकार से कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। इसका बहुलक बताइए। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ढूंढ करके क्या होगा इसका बहुलक। इसमें कौन कौन से आंकड़े लगे हैं? आंकड़ा है 0, आंकड़ा है 1 2 3 और 4। अब इसमें से कौन बहुलक होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन कितनी बार आया है जो लिखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए गिन लेते हैं। 0 कितनी बार आया है? 1 बार। 1 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। 3 कितनी बार आया बच्चों? 1 2 3 बार। और 4 कितनी बार आया है? 1 बार नजर आ रहा है। अब हमने कहा जो सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक कहलाएगा। और सबसे अधिक बार में देखिए ये भी 3 बार आया है और ये भी 3 बार आया है, तो दोनों झगड़ा करेगा कि बहुलक आखिर है कौन, 2 या 3। तो इस स्थिति में जब 2 आंकड़े मिल जाएं सबसे अधिक बार रिपीट होने वाले, तो हम दोनों को ही बहुलक में रखते हैं। एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो बहुलक होगा ये दोनों ही प्रेक्षण हो जाएंगे, 2 भी एवं 3 भी, 2 एवं 3, ये दोनों उत्तर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के
माप निकालने की जो तीनों विधियां हैं, माध्य, माध्यक एवं बहुलक, आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन का जो ये चैप्टर है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मेजरमेंट करने का तरीका, उसमें हमने तीनों तरीके सीख लिए हैं, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। तो इन तीनों को एक साथ तेजी से ब्रीफ में देखने के लिए हम एक उदाहरण आपके सामने लाए हैं। इस उदाहरण को हम लोग साथ में करते हैं, जिसमें तीनों ही विधियों माध्य, माध्यक और बहुलक का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न है कि एक कारखाने में 5 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें एक सुपरवाइजर है और 4 मजदूर है। मजदूर को पर मंथ प्रति माह 5,000 रुपया और जबकि सुपरवाइजर को 15,000 का वेतन मिलता है। अब इनको जो वेतन मिल रहा है, इसके हमको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार हम तीनों को तेजी से दोहरा भी लेंगे और साथ में हमारा प्रश्न भी बनेगा। तो आइए समझिए, 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो आंकड़े आपके क्या हैं? 4 मजदूर और 1 सुपरवाइजर। मजदूर को मिलता है कितना? 5,000। तो हमारे आंकड़े हो गए 5,000 वेतन, फिर दूसरे मजदूर को 5,000, तीसरे मजदूर को भी 5,000 और चौथे मजदूर को भी 5,000 और 1 सुपरवाइजर है, उसका वेतन है आपका 15,000 रुपया। ये हमारे पास आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों का ही हमें केंद्रीय मेजरमेंट निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसान है, तरीका आपको पता है। आइए सबसे पहले हम माध्य ढूंढते हैं। और माध्य ढूंढने का तरीका क्या पढ़ा है हमने बच्चों? जितने भी प्रेक्षण हैं उनका योग और बटा उनकी संख्या। और हमारे पास आंकड़े हैं क्रमशः 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 और एक आंकड़ा है आपका 15,000। आइए हम इसे भाग दे देते हैं। कितने से देंगे? कुल संख्या इनकी कितनी है? 5, यानी 1 2 3 4 20,000 और 15 35,000 बटा 5, 5 सते 35, यानी आपका माध्य आ गया 7,000। अब देखिए, ये जो माध्य आया है 7,000, ये वस्तुतः 15,000 से बिल्कुल प्रभावित है। बहुत दूर दूर का आंकड़ा है, बीच का कहीं कोई आंकड़ा है नहीं। तो ये माध्य का एक प्रकार से कहिए कि दुर्बलता है, कमजोरी है। यदि हम बात करें माध्यक की, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए क्या तरीका बताया गया है कि आंकड़ों को सुसज्जित कर लीजिए। तो सजा हुआ तो है ही, आंकड़ों की संख्या ज्ञात कर लीजिए कि n कितना है, नंबर ऑफ डाटा, और यहाँ हमारा नंबर ऑफ डाटा क्या है? 5। कैसी संख्या है बच्चों? ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर होता है तो हम लोग माध्यक किसको कहते हैं? बीच वाले को तो कहते ही हैं। और बीच वाला कैसे निकालते हैं? n+1/2, यानी हमारा माध्यक हो जाएगा n+1/2, जो भी हो। आइए हल करते हैं। n मतलब 5, 5 के साथ 1 जोड़ कर 6 में 2 से भागा तीसरा। अब तीसरा जो डाटा है वही आपका माध्यक है। तो आइए तीसरा डाटा ढूंढते हैं, कौन है? 1 2 3, हमारा आ गया कितना? 5,000। इस प्रकार से हम लोग माध्यक ढूंढ लेते हैं। अब धीरे धीरे आप भी आसानी से ढूंढ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बहुलक भी साथ में मिलकर ढूंढ लेते हैं। और बहुलक ढूंढने के लिए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंकड़े को एक बार अच्छे से देख भर लीजिए और ऐसे आंकड़े को ढूंढ के निकालिए जिसका रिपीटेशन, जिसका दोहराव बार बार हो रहा हो। और यहाँ आप यदि देखेंगे तो पाएंगे कि 5,000 ऐसा आंकड़ा है जिसका दोहराव 4 बार हुआ है, जबकि आंकड़ा 15,000 का दोहराव एक ही बार हुआ है। स्पष्ट है कि सबसे अधिक बार दोहराव किसका हुआ? आंकड़ा 5,000 का। तो इसे हम 5,000 के आंकड़े को बहुलक में रखते हैं। आपने देखा कितना आसानी से प्राप्त किए हैं। इस प्रकार एक ही प्रश्न में हम लोगों ने माध्य भी ज्ञात किया, माध्यक भी ज्ञात किया और बहुलक भी ज्ञात किया। ऐसे बहुत सारी सूचनाएं, ऐसी बहुत सारे आंकड़े, डाटा हमारे आसपास छितराए हुए हैं। उनका एकत्रीकरण कीजिए,
उनको सारणीयन कीजिए, टेबुलर फॉर्म में लाइए और फिर उनके केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ढूंढिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये चर्चा कीजिए कि किस स्थिति में माध्य उपयोगी है, किस स्थिति में माध्यक उपयोगी है और किस स्थिति में बहुलक उपयोगी है। जैसे आपने देखा ना अभी का उदाहरण जो था रेडीमेड कपड़ों वाला, उसमें माध्य या माध्यक के चक्कर में रहेगा तो दुकानदार का हमेशा शॉर्टेज रहेगा, तो वहाँ कौन काम करता है? बहुलक काम करता है। इस स्थिति में देखिए माध्य दूर दूर तक काम नहीं करता, ये इसकी कमजोरी है। तो इन स्थितियों पर अपने मित्रों के साथ आप चर्चा करें। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं इससे संबंधित, वो सारे अभ्यास को बना जाइए। 2-3 अभ्यास तीनों के लिए है, माध्य, माध्यक और बहुलक के लिए। इनको समाप्त करें तो हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने के बहुत सारे तरीकों के बारे में बातचीत करेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। तब तक आप अभ्यास अधिक से अधिक करें और खूब खुश रहें। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।